आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। फिनॉल इज, सबसे पहले आपके पास कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं फिनॉल से रिलेटेड, आपको बताना है कि इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, फिनॉल इज अ बेस वीकर देन अमोनिया, तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूंगा तो इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर गलत बता रहा हूं, क्योंकि फिनॉल एक बेस नहीं एक एसिड होता है, और वीक एसिड एक होता है अगर हम कंसीडर करें इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहला वाला स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जा रहा है। एन एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, एन एसिड वीकर देन कार्बोनिक एसिड और अ न्यूट्रल कंपाउंड। देखो पहले मैं सेकंड और थर्ड को समझाने से पहले मैं फोर्थ की बात कर लेता हूं। यह एक न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यह अपने फिनॉक्साइड आयन के साथ इक्विलिब्रियम पर मौजूद होता है, तो इसको हम न्यूट्रल कंपाउंड नहीं कह सकते। तो फर्स्ट और फोर्थ ना होकर अब सेकंड और थर्ड में से है। तो देखो समझो, आपके पास पहले तो मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूं। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और वहीं पर मैं आपके पास कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूं, और कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से होता है। और आपसे जब भी एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए तो आपका हमेशा दिमाग क्या चलेगा कि यहां से H+ हटाओ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाओ। लो, आपने यहां पर कॉन्जुगेट बेस बना दिया, और यहां पर ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन। और वहीं पर ऐसे ही अगर मुझे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, इसका यहां पर H+ हटाऊंगा और यहां पर आ जाएगा HO, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा O-। पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर भी आपके पास इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया, और यहां पर भी आपके पास इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया। अब आपको यहां पर क्या देखना था कि इन दोनों ही कॉन्जुगेट बेस में से ज्यादा स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। देखो यहां पर इस तरीके से ये रेजोनेंस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर मैं कार्बोनिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस की बात करता हूं तो यहां पर भी आपके पास इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस करके आपके पास यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा, यहां पर C पर O- और यहां पर डबल बॉन्ड O। अब रेजोनेंस यहां पर भी है, रेजोनेंस यहां पर भी है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि आपके पास ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। इसका मतलब यदि ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है तो ये क्या होगा, वीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड रहा होगा वो क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, एन एसिड स्ट्रॉन्गर देन, गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। एन एसिड वीकर देन कार्बोनिक एसिड, थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि यदि आप पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप बेस वीकर देन अमोनिया, तो आपको यहां पर एसिडिक कैरेक्टर दिमाग में होना चाहिए फिनॉल का, तब जाके स्टेटमेंट ये गलत जा रहा है। सेकंड और थर्ड को तो अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ वाला जनरली कभी गलतियां हो सकता है कि न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल नहीं है, एक इसके साथ फिनॉक्साइड आयन मौजूद होता है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहां पर क्या है, हम लोग कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमें पता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को पहचानने का तरीका क्या था कि इनके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। या तो जनरली वो आपको पॉजिटिव चार्ज से दिख सकता है, या फिर किसी के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, या फिर किसी के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। अब हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, इस बात को भी यहाँ पर एक खास जानकारी में आप नोट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप नोट करेंगे तो अगर मैं लिखता हूं NH4+,
तो NH4 प्लस आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वैकेंट ऑर्बिटल को नहीं बता रहा, वो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज को बता रहा है। तो इतनी थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आपके पास ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। H माइनस, जरा अगर आप पहले वाले को देखोगे तो यहाँ पर माइनस है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करने वाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अगर इसकी जगह H प्लस होता तो पक्की बात है वह इलेक्ट्रोफाइल होता। अब आप बोलोगे सर जो सेकंड वाला है वो भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होना चाहिए, उस पर भी माइनस है। अरे मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा सिलिकॉन पर, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, और यदि सिलिकॉन पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो आसानी से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपके पास क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो आंसर तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो आप क्या कर दोगे, अपना आंसर टिक कर दोगे कुछ इस तरीके से, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सवाल को अच्छे से पढ़ लिया करो कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो नहीं है उसके बारे में पूछा है, तो बाकी सब तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये आपके पास क्या है, कार्बिन है, और कार्बिन एक कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, तो ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती है। वहीं पर बोरोन के पास क्या है, यहाँ पर वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो जितने ही तीन ऑप्शंस आप देख रहे हो नीचे की तरफ, ये तीनों ही ऑप्शंस इलेक्ट्रोफाइल हैं। आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो H माइनस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। क्लियर एकदम अच्छे से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव किया जाए। अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं तो वो सवाल कुछ इस तरीके से है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम। देखो मैंने आपको कहा था, कार्बोनियम बोले या फिर आपसे कार्बोकटाइन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बोकटाइन की बात करता हूं, आपकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो कार्बोकटाइन खुद कैसा स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज स्टेबलाइज कैसे होगा, यदि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो, मतलब सर यहां पर प्लस R लगा हो, मतलब सर यहां पर प्लस H लगा हो, मतलब सर यहां पर प्लस I लगा हो। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि किसी कार्बोटाइन के साथ जुड़े होते हैं तो वह उस कार्बोटाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले एन ब्यूटाइल बोला है, तो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बताओ एन ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पर CH2 प्लस। नॉर्मल ब्यूटाइल है, ब्यूटेन से एक H हटाकर इस तरीके से आ जाएगा। आइसो ब्यूटाइल कैसा हो जाएगा, CH3 यहां पर CH, यहां पर CH2, यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस CH3, है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल, ठीक है। देखो मैं एक बात समझा ही देता हूं, यहां पर कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। यहां से आपको रेडिकल का कॉन्सेप्ट पता होगा, तब जाके आप इस तरह की नेमिंग कर पाओगे। देखो मेरे पास यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना, मेरे पास यहां पर क्या है, ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यदि मैं ब्यूटेन का ये वाला H हटाता हूं, ध्यान से सुनना, ये वाला H हटाता हूं, तो यहां से मेरे पास दो बनने वाले हैं। जब सबसे पहले मैंने ये वाला H हटाया, जिसको बोलता हूं मैं 1 डिग्री H, तो यहां से मेरे पास जो रेडिकल बना वो कौन सा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH2। मैं रेडिकल के बारे में बता रहा हूं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि यदि मैं यहां से हटाता हूं इस वाली जगह से, तो यहां से आपके पास कौन सा रेडिकल बन जाएगा, यहां से आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, और यहां पर रेडिकल है, प्लस तो हम बाद में लगा लेंगे। यहां पर क्या है, रेडिकल है, तो यहां पर CH और यहां पर CH3, दो तो रेडिकल यहां से बन गए। अब रेडिकल बने हैं, अगर मुझे कार्बोनेट बनाना है तो जो ये आपके पास खुली हुई वैलेंसी है, इसकी जगह आप प्लस लगा दो इस पर, इसकी जगह आप प्लस लगा दो इस पर, तो ये कार्बोटाइन बन गए। तो ये जो कार्बोटाइन है, ये कौन सा कार्बोटाइन है, एन ब्यूटाइल कार्बोटाइन है, ठीक है। और यहां से जो कार्बोटाइन बना है, ये आपके पास आइसो ब्यूटाइल नहीं है, ध्यान से समझना, ये आपके पास सेक ब्यूटाइल कार्बोटाइन है। तो जब तक आपको इनका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, तब तक आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे। कार्बोटाइन की
की स्टेबिलिटी बताना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रक्चर को बनाकर स्टेबिलिटी बताना एक कहीं ना कहीं लेवल बढ़ चुका है सवाल का। तो एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, अब कौन कौन से बचे हैं, आइसोब्यूटाइल और टेट्राब्यूटाइल। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां पर मैं लिख देता हूं CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3। अब यहां से मैं दो बना सकता हूं, एक तो यहां से ये वाला कार्बोनेट बन जाएगा CH3 CH3 और यहां पर CH2 प्लस, और एक यहां से कौन सा बन जाएगा CH3 यहां से CH3 और यहां पर प्लस। जरा ध्यान से देखना मैंने क्या किया, जब ये वाला H हटाऊंगा जिसको बोलता हूं मैं 1 डिग्री H, यहां पर कौन सा था इस जगह पर 2 डिग्री H था इस वाले में, और यहां से जब मैं एक 3 डिग्री H हटाऊंगा तो ये जो बन रहा है ये आपके पास आ जा रहा है आइसोब्यूटाइल, और ये जो आपके पास बन जा रहा है ये आ जा रहा है टेट्राब्यूटाइल। समझ में आ रही है क्या बातें? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। सबसे पहले आपको चारों स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब आप चेक कर लो। देखो सबसे पहले अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर ये स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, एक तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है और क्या देखना है, इंडक्टिव, क्योंकि रेजोनेंस वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एल्फा कितना है 1, यहाँ पर एल्फा कितना है 2, यहाँ पर एल्फा कितना है 2 3 5, और यहाँ पर एल्फा कितना है 3 3 6 और 3 9। तो इस वाले में सबसे ज्यादा एल्फा एच है, 9 एल्फा एच है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन या फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन की बात की जा रही है। तो सवाल को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत शानदार सवाल था। जब तक आपको रेडिकल नहीं पता तो रेडिकल से ही तो कहीं ना कहीं कार्बोटाइन स्पीशीज जनरेट हो रही होगी। तो वही बात है, मैं रेडिकल में यहां पर फ्री रेडिकल की बात नहीं कर रहा। फिर सुनो, मैं रेडिकल में यहां पर फ्री रेडिकल की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल एक क्या होता है कि कोई भी एल्काइल ग्रुप जो बनता है आपके पास, उस एल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कंफ्यूज मत होना, मैंने कॉमन नेमिंग में ये सब बातें पढ़ा रखी हैं। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, इस सवाल को तो यार रिपीट कर रहा है ये सवाल, है ना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या पढ़ाया था मैंने, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में आपको जानकारी देता हूं तो क्या बताया था कि इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं Nu-, या तो इसकी जगह लोन पेयर हो सकता है या तो इसकी जगह नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और आपको पता है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या दर्शाते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और यदि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकता है तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लुईस एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि लुईस एसिड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लुईस बेस बिल्कुल लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, बिकॉज सर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और वह इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये किसकी तरह वर्क कर सकता है, ये लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। क्लियर है? पॉजिटिव स्पीशीज नन ऑफ दीज, ये तो है ही आंसर आपके पास। तो बहुत अच्छा सवाल तो नहीं कह सकता, रिपीट सवाल है। तो कहीं ना कहीं अब आपको इतने सवाल करके ये समझ में आ चुका होगा कि जो अपना ये तरीका है बेस्ट तरीका है। यहां से एक बात तो ये समझ में आ रही है कैसे कैसे सवाल रिपीट होते हैं। दूसरी बात, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूं तो नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ये सवाल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सामने जो ऑप्शंस हैं ये भी कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो यहां पर 2 पॉइंट याद रखा करो। एक तो सबसे पहले या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, पक्की बात है, या फिर वहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। मैं मॉलिक्यूलर मास क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पर ही कौन फोर्स डिपेंड करती है, वंडर वॉल फोर्स डिपेंड कर रही होती है। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, मेरे पास ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। CH4 किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता, लेकिन वहीं पर अगर मैं CH3OH की बात करता हूं तो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या दिखा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल सकती है अल्कोहल में, इसमें नहीं। इसमें तो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और यदि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को एक दूसरे के साथ जकड़ लेंगे और जकड़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने से आपको टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा उन दोनों को अलग करने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझते हो? ये तो समझते हो कि लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो, बॉइल हो उस समय तो अलग अलग होना पड़ेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए इस वाले का आपके पास क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है? CH3Cl और CH3Br को यहाँ से हम काट सकते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर जो मैंने टिक किया है। शानदार सवाल है इस वाले के अंदर, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही सवाल अगर मान लो इसकी जगह एल्डिहाइड आ जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता, अल्कोहल आ जाता, तब कैसा होगा? एज इट इज एनसीईआरटी के सवाल यहाँ पर कोई ना कोई डायरेक्ट कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 to 60।